नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। साथियों, पिछली क्लास में हमने उच्चतम न्यायालय को देख लिया था। अब आज हम देखेंगे उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को। तो साथियों, आइए देखते हैं हाई कोर्ट में अनुच्छेद और उसके शक्तियां। तो राज्य के न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय की स्थिति सिर्फ पर होती है। मतलब राज्य जैसे केंद्र में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, वैसे प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट जो होता है, जो शीर्ष पर होता है। भारत में उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हुआ। वर्ष 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में हुई। इसके पश्चात ब्रिटिश भारत में अधिकांश प्रांतों में अपना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। वर्ष 1950 के बाद प्रांतीय उच्च न्यायालय को ही राज्य के उच्च न्यायालय का नाम दे दिया गया। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों, संघ एवं राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 5 संयुक्त उच्च न्यायालय के अधिकारिता संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद इसमें संशोधन करती है। अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित परामर्श के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तथा मुख्य न्यायाधीश के संबंधित राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। इसके पश्चात अनुच्छेद 217 का 2 न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बताता है, जो निम्न है। जैसे वह भारत का नागरिक हो, वह उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, उसे भारत के न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव हो, यदि सभी नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा 4 वरिष्ठ न्यायाधीश का मंडल करता है। इसकी नियुक्ति जो है वो 4 न्यायाधीश का मंडल करता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था करता है। प्रत्येक राज्य के लिए उसका उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय घोषित करते हुए उसे मान्यता देने के लिए दंड की शक्ति का प्रावधान करता है, दंड की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों को लागू करता है। यह कतिपय प्रावधानों को भी लागू करता है। अनुच्छेद 219 कहता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, जो निष्ठा, भारत के प्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए और आचरण, पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना कर्तव्य पालन का एवं विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेता है। इसके पश्चात अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त भारत के किसी न्यायालय के अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 231 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्तों को निर्धारित करता है, जो संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख एवं अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रुपये प्रति माह है। न्यायाधीश वेतन के अतिरिक्त उन्हें सरकारी भत्ता, निःशुल्क आवास, चिकित्सा, वाहन, टेलीफोन प्रदान किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश द्वारा आहरित अंतिम माह के वेतन का 50% पाने का हकदार है। अनुच्छेद 222 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश के स्थानांतरण एवं उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय कर सकता है। स्थानांतरण के पश्चात वह वेतन के अतिरिक्त प्रतिपूरक भत्तों का वह हकदार है, जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 223 के अनुसार
किसी विशेष परिस्थिति में किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 224 के अनुसार यह प्रावधान भी किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीश तथा कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 225 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के क्षेत्र एवं अधिकार को वर्णित किया जाता है। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को अपने भूभाग के निवास के अतिरिक्त उन व्यक्तियों के विरुद्ध रिट जारी करने की शक्ति है प्राप्त है जिन्हें विधि के विरुद्ध कोई कार्य संबंधित उच्च न्यायालय की अधिकारिता वाले राज्य में किया हो। अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालय से संबंधित राज्य में किसी स्थिति सभी प्रकार के न्यायालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। साथ राज्य में स्थित अधीनस्थ न्यायालय तथा विभिन्न अधिकरण ऊपर उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति प्राप्त करेगा। इसके पश्चात अनुच्छेद 228 के अनुसार अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में कोई प्रश्न अंतर्वलित है जिसका मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है तो उसे मामले को अपने पास मांग लेगा। अनुच्छेद 228 के अनुसार कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने से संबंधित है। यदि उच्च न्यायालय इस बात की संतुष्ट है कि न्यायालय में अधीनस्थ मामलों में लंबित एक कानून में एक बड़ा प्रश्न शामिल है तो संविधान की व्याख्या के अनुसार इसे निस्तारण किया जाएगा। अनुच्छेद 229 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवाओं की नियुक्ति उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा तथा प्रशासनिक व्यय भत्ते पेंशन आदि राज्य की संचित निधि से देगा। ये राज्य की संचित निधि से अपना वेतन भत्ता लेते हैं। अनुच्छेद 230 संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करेगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संबंधित राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो साथियों, अनुच्छेद 224 से 231 तक हमने देख लिया, जिसमें हाई कोर्ट की बात की गई है जो सेकंड नंबर पे आता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी जो है दंड से रक्षा का प्रावधान दिया गया है और कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के हनन के मामले में हाई कोर्ट जाता है और अपील करता है। तो साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।